हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे लक्ष्मीचंद के उत्तराधिकारी के बारे में। इससे पहली वाली क्लास में हमने लक्ष्मीचंद के बारे में पढ़ा जो कि 46वें चंद शासक थे और उनके बड़े भाई शक्ति गोसाई के बारे में पढ़ा जिन्हें जो है कुमाऊँ का धृतराष्ट्र कहा जाता है। लक्ष्मीचंद के बारे में बात करें तो लखुली बिराली इन्हें कहा जाता था क्योंकि ये जो है मुगलों के सम्मुख भीगी बिल्ली बनकर रहते थे। साथ ही इन्होंने गढ़वाल पर जो है 7 बार जो है असफल आक्रमण किया और 8वीं बार जब इन्होंने आक्रमण किया तो गढ़वाली सेनापति खत्तर सिंह को मार गिराया और इसी उपलक्ष्य में जो है इन्हें खतोड़ा त्यौहार भी मनाया था। साथ ही इन्होंने 2 कचहरियों का निर्माण किया जो कि न्योवावली और विष्टावली थी। न्योवावली समस्त जनता के लिए और विष्टावली जो है सैनिक मामलों के न्याय के लिए बनाई गई थी। साथ ही बात करें तो लक्ष्मीचंद के समय जो है करों के भय से लोग जो है साग सब्जियां छतों पर उगाया करते थे। और साथ ही दोस्तों इन्होंने 1602 ईस्वी में बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार। आज की क्लास हमारी होने वाली है लक्ष्मीचंद के उत्तराधिकारी के बारे में। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं ये सीरीज़ जो है हमारी उत्तराखंड इतिहास की चल रही है और इसमें हम BS नेगी की बुक को जो है कवर कर रहे हैं। साथ ही जो बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप जो है उत्तराखंड के इतिहास को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर जो है इससे पहली वाली क्लासेस जो है देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं लक्ष्मीचंद की उत्तराधिकारी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। लक्ष्मीचंद के बाद जो है दिलीप चंद राजा बनते हैं और ये 1621 से लेकर 1624 तक शासन करते हैं। दिलीप चंद की जो मृत्यु होती है वो क्षय रोग के कारण हो जाती है और फिर दिलीप चंद के बाद जो है विजय चंद गद्दी पर बैठता है। एटकिंसन के अनुसार विजय चंद का विवाह जो है वो आधुनिक बुंदेल शहर स्थित अनूप शहर की बड़गुजरी के पुत्री के साथ होता है और विजय चंद के समय जो है राज सत्ता सुखराम कार्की और पीरू गोसाई के हाथों में थी। सामाजिक संबंधों के कारण सुखराम कार्की ने विजय चंद को मरवा दिया और विजय चंद की हत्या के बाद जो है महरा और फर्तियार संघर्ष प्रारंभ हुआ जिसमें महरा की जीत हुई और महरा धड़े ने त्रिमल चंद को शासन बनाया। यानी कि विजय चंद के बाद जो है शासक बनता है त्रिमल चंद। त्रिमल चंद ने सुखराम कार्की को मरवा दिया और पीरू गोसाई को देश से निकाल दिया। आगे हम देखते हैं तो 1625 में विजय चंद की मृत्यु के बाद त्रिमल चंद का राज्यारोहण हुआ और इसका जो कार्यकाल है ये 1625 से 1638 तक रहा। गद्योड़ा ताम्रपत्र में त्रिमल चंद को युवराज कहा गया जिसमें 1616 से 1621 ईस्वी तक युवराज के रूप में कार्य किया और त्रिमल चंद का सेनापति था गद्योड़ा। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, त्रिमल चंद के सेनापति का नाम क्या है? गद्योड़ा। विजय चंद की हत्या के पीछे रसोइयों का हाथ था, इसीलिए जो है त्रिमल चंद ने कपरोली के कठोतों को रसोइया नियुक्त किया और साथ ही साथ रसोइयों के नियम भी बनाए थे। अगला शासक हमारे पास है बाज बहादुर चंद। तो ये है 50वें नंबर का चंद राजा। त्रिमल चंद के उत्तराधिकारी था। इसका कार्यकाल 1638 से 1677 तक रहा। बाज बहादुर चंद चरवाहे से राजा बनने वाला एकमात्र चंद शासक था जिसका पिता का नाम नीलो गोसाई था। बाज बहादुर चंद मूल्यवान वस्तु जैसे चंवर, कस्तूरी, सोना चांदी के बर्तन आदि लेकर मुगल बादशाह शाहजहां के दरबार में पहुंचा। तो आपने देखा दोस्तों अकबर का समकालीन कौन था? अकबर का समकालीन रुद्रचंद। वैसे ही क्वेश्चन बन सकता है कि शाहजहां का समकालीन कौन सा चंद शासक था? तो ये था आपका बाज बहादुर चंद। शाहजहां ने इसे बहादुर और जमींदार की उपाधि भी दी थी। आगे हम देखते हैं तो 84 माल पर कटिहरियों राजपूतों ने अधिकार कर लिया। 84 माल या कहें नौलखिया माल या फिर तराई एक 84 कोस लंबे भूभाग से चंद राजाओं को प्रतिवर्ष 9 लाख आय होती थी। शाहजहां ने बाज बहादुर को 84 माल का फरमान दे दिया था। साथ ही एटकिंसन के अनुसार बाज बहादुर मुगल दरबार को खुश करने के लिए प्रत्येक परिवार से 1 रुपये कर लेता था। आगे हम देखते हैं तो बाज बहादुर चंद ने जो है तराई क्षेत्र में बाजपुर नगर की स्थापना की। बाज बहादुर चंद के पंवार राज्य पर विजय के प्रतीक
रूप में नंदा देवी की मूर्ति गढ़वाल से लाकर अल्मोड़ा किले में स्थापित की। मुगल बादशाह ने गढ़वाल आक्रमण के लिए 1655 में खलीकुल्ला के नेतृत्व में सेना भेजी, जिसकी मदद बाज बहादुर चंद ने की थी। बाज बहादुर चंद ने कत्यूरी राजकुंवरों के गढ़ नलीमागढ़ पर आक्रमण किया, जिसके बाद कत्यूरी कुंवरों ने गढ़वाल के पूर्वी भाग पर लूटपाट मचाई, जिसको भगाने के लिए तीलू रौंतेली को हथियार उठाना पड़ा। तो बाज बहादुर चंद और तीलू रौंतेली समकालीन हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे हम देखते हैं तो बाज बहादुर चंद ने तिब्बत पर अभियान करके हुणियों का दमन किया और मानसरोवर यात्रा और भोटिया व्यापार को बाधाओं से मुक्त किया। साथ ही हम देखते हैं तो बाज बहादुर चंद ने कैलाश मानसरोवर के तीर्थ यात्रियों के लिए 1673 में गूढ़ भूमि दान की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि गूढ़ भूमि जो है किसके द्वारा दान दी गई, तो ये है आपके बाज बहादुर चंद। आगे हम देखते हैं तो बाज बहादुर चंद ने भोटियों और शोकियों द्वारा तिब्बत को दी जाने वाली दस्तूर पर रोक लगाई। ऊंट जो भूमि होती थी वह मंदिरों की देखभाल और उसमें खर्च होने वाले अनाज आदि की व्यवस्था हेतु पुजारियों को दी जाती थी। बाज बहादुर चंद ने 1669 ईस्वी में शोर की यात्रा की और उस समय शोर को खड़ायत का परगाना कहा जाता था। शोर में उर्ग गांव को भारती चंद ने सदानंद जोशी को दे रखा था और ताम्रपत्र में सदानंद जोशी को लटोला राठ कहा जाता है। बाज बहादुर ने रत्न जोशी को उर्ग गांव के बदले तल्ला रियांसी में एक जुयाला जमीन दी। और आगे हम देखें तो बाज बहादुर चंद ने भोटियों और हुणियों तिब्बतियों से सीती नामक कर लिया। कुमाऊं में जजिया कर लगाने वाला पहला एकमात्र चंद शासक कौन था, तो ये है आपके बाज बहादुर चंद। पिथौरागढ़ के थल में एक हथिया दीवाल बाज बहादुर चंद ने बनवाया, जिसकी बनावट एरोला के कैलाश मंदिर के समान है। बाज बहादुर चंद ने घोड़ा खाल में गोलू देवता का मंदिर बनवाया एवं हरियार डूंगरी में शिव मंदिर का निर्माण किया। साथ ही बात करें तो बाज बहादुर चंद का एक चित्र न्यूयॉर्क संग्रहालय में रखा गया है। बाज बहादुर चंद की उम्र के अंतिम वर्षों में एक कहावत है कि बरसा भयो 80 बुद्धि गई 80। बाज बहादुर चंद के समय ठोटी का जो राजा था वो देवपाल था, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। बाज बहादुर चंद ने दरबार को मुगल दरबार के अनुरूप बनाने का प्रयास किया और कर्मचारियों का नामकरण काम स्वरूप किया गया, यानी कि जिसका जो काम था उसी के अनुरूप जो है उसका नामकरण किया। जैसे पानी भरने वाले को पनेरो, मंदिर की रक्षा करने वाले को मठपाल और राज परिवार को जगाने वाला हरबोला आदि ऐसे इन्होंने नामकरण किए थे कर्मचारियों के। बाज बहादुर चंद ने जजिया कर के समान व्यक्ति कर या फिर पोल टैक्स लगाया था। तो ये था हमारा बाज बहादुर चंद। अगले जो हमारे चंद शासक हैं वो है उद्योत चंद। तो बाज बहादुर चंद की मृत्यु के बाद 1678 ईस्वी में उद्योत चंद गद्दी पर बैठता है। तो उद्योत चंद को इतिहासकार रुद्रपंत ने तपस्वी शासक बताया, जिसका शासनकाल 1678 से 1698 तक रहा। उद्योत चंद को धाई माता की बीमारी थी और इसका जो राजवैद्य था वो वरदेव जोशी था। साथ ही अगर बात करें तो इसका जो प्रथम सेनापति था वो हीरू देवबा था। उद्योत चंद का दूसरा सेनापति शिरोमणि जोशी था, जिसे सूर का नेगी भी कहा जाता है। बद्रीदत्त पांडे ने उद्योत चंद को सबसे प्रतापी शासक माना है। उद्योत के समय मदनी शाह ने दूनागिरी और द्वारा हाट पर आक्रमण किया था। साथ ही उद्योत चंद ने 1678 में बधानगढ़ का किला जीता। बधानगढ़ के युद्ध में चंद सेनापति मैसूर शाह मारा गया। साथ ही बात करें तो उद्योत चंद ने राज्य में स्थायी सैनिक छावनियां बनाई और उद्योत चंद के समय मराठा राजकवि मतीराम चंद दरबार में आया था, जिसने फूल मंजरी नामक ग्रंथ की रचना की। तो ये भी इम्पोर्टेंट बन सकता है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि किसके समय में जो है मराठी राजकवि मतीराम चंद दरबार में आता है, तो ये है आपके उद्योत चंद।
उद्योगचंद के समय रुद्रपुर के क्षेत्र को तराई बाबर कहा जाता था और उद्योगचंद ने कोटा बाबर में आम के बगीचे लगवाए थे। उद्योगचंद ने मल्ला महल और रंग महल का भी निर्माण किया था। साथ ही त्रिपुरा सुंदरी मंदिर और पार्वतीश्वर मंदिर अल्मोड़ा में बनवाए थे। आगे हम देखते हैं तो उद्योगचंद के समय माल का सिकदार जगन्नाथ बरे और सीरक का सिकदार गंगाराम था और सीरक को वल्ली टोटी कहा जाता था। आगे हम देखते हैं उद्योगचंद का टोटी अभियान। तो भारती चंद के बाद दूसरा चंद राजा जिसने टोटी पर आक्रमण किया था और टोटी विजय के बाद उद्योगचंद ने 1682 ईस्वी में प्रयाग के रघुनाथपुर घाट में स्नान करने गया था। उद्योगचंद की अनुपस्थिति में ठोटी राजा देवपाल ने काली कुमाऊं पर कब्जा किया। उद्योगचंद ने 1683 ईस्वी में नेपाल की ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ पर अधिकार किया था, जिस अभियान में चंद सेनापति हिरु देववा मारा गया, जिसकी वंशजों को राजा ने 8 गांव रैत या बहादुरी में दिए थे। तो हिरु देववा जो है वो उद्योगचंद का पहला सेनापति था। ठीक है। और ये जो है नेपाल में जब आक्रमण करता है उद्योगचंद, तो उस समय ये जो है मारा जाता है। ठोटी के राजा की शीतकालीन राजधानी जुराई दीपाइल कोट थी, जो सीटी नदी के तट पर स्थित थी। 1688 ईस्वी में उद्योगचंद ने खैरागढ़ के किले पर अधिकार किया, जिसके बाद खैरागढ़ की संधि देवपाल के साथ हुई, जिसमें ठोटी नरेश को कर देने के लिए बाध्य किया गया। फिर हम देखते हैं कि 1696 को ठोटी राजा ने कर देना बंद कर दिया, जिसके कारण उद्योगचंद ने तीसरी बार जुराई दीपाइल कोट पर आक्रमण किया, जिसमें चंदों की बुरी तरह से पराजित हुई और इस युद्ध में जो है शिरोमणि जोशी मारा गया। तो शिरोमणि जोशी कौन? ये उद्योगचंद का दूसरा सेनापति था। तो उद्योगचंद ने युद्ध न करने का वचन लेकर शांति की तलाश में चल पड़ा था। अगला हमारे पास चंद शासक है ज्ञानचंद द्वितीय। ज्ञानचंद द्वितीय के टाइम पीरियड की अगर बात करें तो 1698 से 1708 तक ये शासन करता है और 1699 में इसने बधानगढ़ पर विजय की थी। तो ज्ञानचंद ने बधानगढ़ से नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा अपने साथ लेकर अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर पर स्थापित की। ज्ञानचंद के समय गढ़वाल का राजा फतेह शाह ने चंद राज्य के पाली परगाने को लूटा था और 1703 ईस्वी में दुधौली का युद्ध ज्ञानचंद और फतेह शाह के बीच में हुआ। 1704 ईस्वी में ज्ञानचंद ठोटी पर अभियान अपने पिता उद्योगचंद की हार का बदला लेने के लिए किया था। ज्ञानचंद का युद्ध ठोटी नरेश से कुमाऊं सीमा पर मलेरिया ग्रस्त बाबर में हुआ और ठोटी नरेश जो है हार कर भाग गया, किंतु उसके जो सैनिक थे उन्हें मलेरिया हो गया था। ज्ञानचंद ने कत्यूरी घाटी में बद्रीनाथ मंदिर बनवाया और तराई बाबर क्षेत्र में आम के बगीचे लगवाए। ज्ञानचंद द्वारा सोर और सीरत क्षेत्र में बनाई गई मंदिरों को देवल और द्योत कहा जाता है। तो ये थे हमारे ज्ञानचंद। आगे की क्लास हमारी होगी, उसमें हम पढ़ेंगे चंद शासक जगतचंद के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाद जो हमारे चंद शासक जो बचे हैं उनको कंप्लीट करेंगे। और साथ ही दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।